हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हान यू, फैंग और लॉन्ग हाओ चैन वो तीनों के तीनों अपने डिवाइन सील थ्रोन के टेस्ट के लिए चले जाते हैं, जहां पे वो लोग एंटर कर चुके थे डिवाइन थ्रोन सील के पैलेस के अंदर। तभी हम देखते हैं कि उन लोगों के सामने एक जायंट सा स्टोन आता है और वो सब के सब बारी बारी करके उस स्टोन पे अपना हाथ रख के अपने अपने स्टोन को समन करते हैं। वहीं पे लॉन्ग हाओ चैन भी अपने थ्रोन ऑफ गॉड सील ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को समन करता है, जहाँ पे अब इन तीनों ने ही अपने थ्रोन को समन कर लिया था, जिसकी वजह से डिवाइन सील थ्रोन असेसमेंट अब ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका था। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का लाइक एम 1000 है तो प्लीज़ इसे कंप्लीट कर दीजिएगा और साथ में मेरे 20K सब्सक्राइबर को जल्द से जल्द कंप्लीट कर दें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। अब बिना देर किए मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन की वॉइस सुनाई देती है, जो कि लॉन्ग हाओ चैन का स्वागत करती है इस टेस्ट असेसमेंट में, जहाँ पे वो कहती है कि थ्रोन ऑफ गॉड सील ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको दो टेस्ट देने होंगे, एक तो इटर्निटी और दूसरा क्रिएशन, क्योंकि लिए थ्रोन ऑफ गॉड सील ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। अभी लॉन्ग हाओ चैन के सामने दो क्रिस्टल अपीयर होते हैं, पहला क्रिएशन दूसरा इटर्निटी, जहाँ पे लॉन्ग हाओ चैन को बताया जाता है कि यहाँ पे उसे ट्रू मीनिंग ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को समझना होगा। और यहाँ पे लॉन्ग हाओ चैन का पहला टेस्ट स्टार्ट होता है, जो कि टेस्ट ऑफ क्रिएशन होता है। तभी वॉइस आती है कि लॉन्ग हाओ चैन, तुम्हें यहाँ से सीधा सन एंड मून कॉन्टिनेंट के अंदर जाना होगा, जहाँ पे दो ट्राइब रहती है। पहली ट्राइब नेचुरल रेस है, जो कि पूरी ही तरीके से बिलीव रखती है नेचर पे, और वो पूरी ही तरीके से डिपेंडेंट भी हैं नेचर और वातावरण पे। वो लोग नेचर को अपनी जान से भी ज़्यादा पसंद करते हैं। और वहीं पे दूसरी ट्राइब है, जो कि नाइट एल्फ है। इनका बिलीव है डार्कनेस पे, और ये डार्कनेस की पावर को एब्जॉर्ब करके अपनी कल्टीवेशन को करते हैं। और इन दोनों के फेथ भी बिल्कुल डिफरेंट है। इसी वजह से कई हजार सालों से इन लोगों की आपस में जंग हुई जा रही है, और ये जंग तभी रुक सकती है जब इन दोनों ही ट्राइब में से कोई एक ट्राइब पूरी ही तरीके से ख़त्म हो जाए। ये इनकी सोच है। मगर अफसोस की बात यह है कि हाल ही में नाइट एल्व्स बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ गए हैं नेचुरल रेस से, और उन नेचुरल रेस ने अपने किंग के साथ नाइट एल्फ के किंग वोंग को पूरी ही तरीके से हरा दिया है, और पूरी ही तरीके से सन एंड मून कॉन्टिनेंट पे अपना दबदबा कायम कर लिया है। और ये सब इसलिए मुमकिन हो पाया है नेचर रेस के किंग ईस्टर्न की वजह से। किंग ईस्टर्न ने ये फैसला लिया है कि वो नाइट एल्फ के किंग वोंग और उसके पूरे ही ट्राइब वालों को आग जला करके राख कर देगा, जहाँ पे वो सारे ही नाइट एल्फ को केज के अंदर बंद करके अपनी फॉरबिडन लाइट एंड सन टेक्निक से आग जलाने वाला है। और जैसा कि जब एक माँ के सामने उसका बच्चा उसकी गोद में मर रहा हो, तो वो माँ हद से भी गुजर सकती है, और यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ हुआ है। जब नेचर रेस के कल्टीवेटर एल्फ रेस के कल्टीवेटर्स को मार रहे थे, यहाँ तक कि वो बच्चे बूढ़े बुजुर्ग किसी को नहीं छोड़ रहे थे, तब एक माँ की ममता ने इतनी ज़्यादा पावर को वहाँ पे जनरेट कर दिया कि उसने वहाँ पे समन कर लिया सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन को, जिसने पूरे के पूरे सन एंड मून कॉन्टिनेंट को ख़त्म कर दिया। और इसी वजह से सन मून कॉन्टिनेंट ना ही एल्फ का हुआ ना ही नेचर का, वो पूरी तरीके से तबाह हो गया। इसलिए लॉन्ग हाओ चैन फर्स्ट टेस्ट में तुम्हें क्रिएशन टेस्ट को देना होगा। वहाँ पे तुम्हें ट्रू मीनिंग ऑफ क्रिएशन को समझना होगा, और उस सन मून कॉन्टिनेंट के अंदर जा करके इन दोनों ही ट्राइब के फेथ को बदलना होगा। साथ में तुम्हें क्रिएट करना होगा इन दोनों ही क्लैन के लिए एक नया फ्यूचर। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तभी लॉन्ग हाओ चैन वहाँ पे हामी भरता और कहता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा
उन दोनों ही क्लान को एक नया भविष्य देने के लिए जो खुशहाल हो। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें सन एंड मून कॉन्टिनेंट को दिखाया जाता है जहाँ पे लॉन्ग हाओचेन एंटर कर चुका था। और तभी हम देखते हैं कि लॉन्ग हाओचेन की आंख खुलती है और उसके सामने वही छोटी सी बच्ची सीसी होती है जो कि अपनी माँ की गोद में मर गई थी। और तभी लॉन्ग हाओचेन उठता है और सीसी कहती है कि किंग वोंग। तभी लॉन्ग हाओचेन कहता है कि क्या मैं किंग वोंग हूँ। तभी वहाँ पे सारे ही एल्फ कहते हैं कि किंग, आपकी जब फाइट किंग इस चन से हो रही थी तो आप सीरियसली इंजर्ड हो गए थे। हमें लगा था कि आप शायद उठ नहीं पाएंगे। आपने हमें बचाने के खातिर खुद को इतना इंजर्ड कर लिया। तभी लॉन्ग हाओचेन खुद को देखते हुए कहता है कि क्या मैं यहाँ पे नाइट एल्फ के किंग वोंग के तौर पे अपीयर हुआ हूँ। ये कहने के साथ लॉन्ग हाओचेन खुद को देखते हुए कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बॉडी के अंदर पूरी ही तरीके से डार्क ऑरा आ चुका है। ये कहने के साथ वो अपनी सोल सी में चेक करता है जहाँ पे लॉन्ग हाओचेन को अपना ब्राइट यानी कि लाइट एट्रीब्यूट की पावर फील होती है। तभी लॉन्ग हाओचेन कहता है कि यहाँ पे सिर्फ मेरे बाहर का लुक चेंज हुआ है बल्कि मेरी जो पावर है वो अभी भी सेम है। मेरे पास अभी भी लाइट एट्रीब्यूट की सेम पावर है। लॉन्ग हाओचेन कहता है कि आखिर मैं क्यों नाइट एल्फ के किंग में अपीयर हुआ हूँ और यहाँ पे तो मेरा नाम वोंग है। मैं यहाँ पे तो नेचर किंग में भी अपीयर हो सकता था और इस जंग को यहीं पे रोक सकता था और एक खुशहाल जिंदगी इनके लिए बना सकता था। तभी लॉन्ग हाओचेन की नज़र सीसी पे पड़ती है। उसे देख करके लॉन्ग हाओचेन कहता है कि इसी बच्ची के मरने के बाद इसकी मॉम ने यहाँ पे डिस्ट्रक्शन सीड को समन किया था। मुझे कैसे भी करके इस बच्ची को बचाना होगा और यहाँ पे सारे ही लोगों को यहाँ से आज़ाद करना होगा। मगर तभी लॉन्ग हाओचेन जिस केज में कैद था वो केज वहाँ पे शेक करने लगता है और धीरे धीरे करके रोशनी की ओर आने लगता है जिसकी वजह से सारे ही नाइट एल्फ को तकलीफ़ होने लगती है और वो लोग दर्द से चिल्लाने लगते हैं क्योंकि उन लोगों को रोशनी बर्दाश्त नहीं होती। हर तभी एंट्री होती है किंग ईस्टर्न की जो कि आते के साथ कहता है कि तुम नाइट एल्फ को अंधेरों की पावर बहुत पसंद है ना, तुम लोग शैतानों की पुजारी हो। आज मैं यहाँ पे तुम सबको अपने साथियों के साथ मिलकर के लाइट ऑफ सन एनर्जी से पूरी ही तरीके से ख़त्म कर दूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम सभी लोगों को सन की लाइट ज़रा से भी बर्दाश्त नहीं है और मैं अपने सन एंड मून कॉन्टिनेंट के अंदर किसी भी ऐसे शैतान को पनाह नहीं देना चाहता हूँ जो कि हमारे पूरे कॉन्टिनेंट के लिए घातक हो। ये कहने के साथ वो अपने साथियों के साथ मिलकर के जाइंट से सन को समन करता है और उससे सीधा ही नाइट एल्फ के ऊपर अटैक कर देता है जिसे देख करके लॉन्ग हाओचेन कहता है कि ये जो जाइंट सन है वो 9th लेवल का लाइट बेस्ड फॉरबिडन स्पेल है। और तभी लॉन्ग हाओचेन के सामने ही उसके दोस्त वहाँ पे जलने लगते हैं जहाँ पे नाइट एल्फ कहते हैं कि नेचुरल रेस, तुम लोग याद रखना गॉड ऑफ डार्कनेस लोगों को नहीं छोड़ेंगे। तुम लोगों के ऊपर वो ऐसे कर्ज स्पेल से अटैक करेंगे जिससे बच पाना तुम लोगों के लिए नामुमकिन होगा। तुम हमसे भी बुरी मौत मरोगे। ये कहते हुए वो लोग वहाँ तड़पने लगते हैं और वही छोटी सी बच्ची सीसी रोते हुए दर्द में अपनी मॉम की गोद में गिरने वाली होती है। मगर तभी लॉन्ग हाओचेन बीच में आकर के उसे संभालता है और अपनी पावर से हील करते हुए कहता है कि सीसी, मैं यहाँ पे तुम लोगों को कुछ भी होने नहीं दूंगा। ये कहने के साथ वो एक लंबी छलांग लगाता है और अपनी पावर को रिलीज करते ही उस जाइंट से केज को डिस्ट्रॉय करके एक ही बार में रख देता है और सीधा ही उस जाइंट से सन के पास जाके खड़ा हो जाता है और वहाँ पे जाकर के उस सन को ही अपनी बॉडी के अंदर रिफाइन करने लगता है। ये देख करके नीचे खड़े हुए सारे ही नेचर रेस के कल्टीवेटर के होश उड़ जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि आखिर किंग वोंग कैसे सन ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। इस बात से तो किंग ईस्टर्न भी एकदम घबरा चुका था कि आखिर एक डार्कनेस को पूजने वाला किंग आखिर कैसे सन की पावर को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। उसे यहाँ पे लगता है कि शायद यहाँ पे लॉन्ग हाओचेन यानी कि वोंग किंग किसी तरीके की स्पेल टेक्निक को परफॉर्म करके इस जाइंट से सन को अपनी बॉडी के अंदर रिफाइन कर रहा है।
तभी हम देखते हैं कि लॉन्ग हॉचन ने बहुत ही तेज़ी से सन को अपनी बॉडी के अंदर रिफाइन कर लिया था। आखिर इन लोगों को थोड़ी ना पता है कि लॉन्ग हॉचन सन ऑफ लाइट है। तभी लॉन्ग हॉचन अपनी पावर से अपने साथियों को वहाँ पे ठीक कर देता है जिनके ऊपर सन की पावर की वजह से तकलीफ हो रही थी। तभी लॉन्ग हॉचन अपने कदम आगे बढ़ाते हुए किंग ईस्टर्न से कहता है कि तुमने यहाँ पे सही नहीं किया है। ये कहने के साथ वो तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को समन कर लेता है और तुरंत ही लॉन्ग हॉचन अटैक करने के लिए चला जाता है किंग ईस्टर्न के ऊपर। ये देख करके किंग ईस्टर्न अपने एक हाथ में हैमर और दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी को लेकर के एक लंबी जंप लगाता है और लॉन्ग हॉचन के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है और ये दोनों ही किंग आपस में फाइट करने लगते हैं, जहाँ पे लॉन्ग हॉचन किंग ईस्टर्न की पावर को देख करके कहता है कि किंग ईस्टर्न सिर्फ यहाँ पे 9th लेवल के सेकेंड स्टेज की कल्टीवेशन को होल्ड करता है। ये किसी भी तरीके से मेरी स्ट्रेंथ को मैच कर ही नहीं सकता है। ये तो मेरा अपोनेंट है ही नहीं। वहीं पे किंग ईस्टर्न अपने वेपन को जाइंट फॉर्म में ला करके लॉन्ग हॉचन के ऊपर अटैक करता है। लॉन्ग हॉचन उसके पूरे अटैक को डॉज करते हुए किंग ईस्टर्न के ऊपर वापस अटैक करता है, जहाँ पे किंग ईस्टर्न लॉन्ग हॉचन की ऐसी सडनली पावर को बढ़ता हुआ देख करके वो शॉक था कि आखिर कैसे वॉन्ग किंग इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया, वो भी सडन कुछ मिनट में। तभी लॉन्ग हॉचन कहता है कि यहाँ पे फाइट करने से बात नहीं बनेगी, मुझे जानना होगा कि आखिर ये दोनों ही ट्राइब आपस में क्यों लड़ती है। वहाँ पे लॉन्ग हॉचन कहता है कि किंग ईस्टर, आखिर तुम अपने नेचर क्लैन की कैसे किंग हो कि तुम यहाँ पे कमजोर, बुजुर्ग, औरत और बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हो। तुम यहाँ पे उन्हें कैद करके इतनी बुरी तरीके से मार रहे हो। आखिर कोई किंग इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। तभी किंग ईस्टर्न कहता है कि किंग वोंग, मुझे किसी भी कीमत पे अपने ट्राइब को आगे बढ़ाना है और अगर मुझे आगे बढ़ना होगा तो तुम लोगों को यहाँ पे ख़त्म करना ही होगा, क्योंकि डार्कनेस का कोई वजूद नहीं है लाइट के सामने और तुम्हारा हार्ट भी बहुत ही गंदा है। तुम लोग आखिर कैसे हमारे सामने टिक सकते हो। कहते हुए किंग ईस्टर्न तुरंत ही अपने साथियों से कहता है कि जा करके सारे ही नाइट एल्फ को ख़त्म कर दो, तब तक मैं इसके किंग से फाइट करता हूँ। ये देख करके लॉन्ग हॉचन कहता है कि आखिर तुम इतना नीचे कैसे गिर सकते हो किंग ईस्टर्न। तभी लॉन्ग हॉचन काफ़ी तेज़ी से भागते हुए अपने साथियों को बचाने के लिए जा रहा होता है और वहीं पे लॉन्ग हॉचन के साथी बहुत ही तेज़ी से बाहर की ओर भाग रहे होते हैं। मगर तभी लॉन्ग हॉचन के ऊपर किंग ईस्टर्न अपने हैमर से अटैक कर देता है। वो हैमर लॉन्ग हॉचन के चेस्ट बगल से गुजरता है, क्योंकि वक्त रहते ही लॉन्ग हॉचन उस हैमर को सेंस कर चुका था और वो वहाँ से साइड हट चुका था। यहीं पे लॉन्ग हॉचन को अब किंग ईस्टर्न किसी भी कीमत पे उसके साथियों को बचाने के लिए आगे जाने ही नहीं दे रहा था। ये देख करके लॉन्ग हॉचन वापस से किंग ईस्टर्न से फाइट करने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि कैसे भी करके इस समय लॉन्ग हॉचन को किंग ईस्टर्न को पीछे ढकेलना होगा, तभी वो जाकर के अपने ट्राइब वालों को इन लोगों से बचा सकता है। वहीं पे किंग ईस्टर्न पागलों की तरह लॉन्ग हॉचन के ऊपर अटैक कर रहा था। लॉन्ग हॉचन पीछे हट के तुरंत ही ईस्टर्न के हैमर को पकड़ता है और उसे नचा करके सीधा ही ईस्टर्न की तरफ फेंकता है। ईस्टर्न अपने कुल्हाड़ी से अपने ही हैमर को होल्ड करने की कोशिश करता है, मगर अफसोस की बात यह है एक ब्लास्ट के साथ वो सीधे ही जा करके एक स्टोन से टकराता है। तभी लॉन्ग हॉचन अपने दोस्तों के सामने आके खड़ा हो जाता है और बारी बारी कई सारे स्लैश अटैक करके अपने सामने मौजूद जितने भी नेचर क्लैन के कल्टीवेटर्स होते हैं उन सबको पीछे ढकेलने में लॉन्ग हॉचन सक्सेस हो जाता है। यानी कि वक्त रहते ही लॉन्ग हॉचन ने यहाँ पे अपने ट्राइब के मेंबर्स को नेचर क्लैन के कल्टीवेटर्स से बचा लिया था। तभी यहाँ पे लॉन्ग हॉचन पलटते हुए अपने साथियों से कहता है कि जल्द से जल्द यहाँ से बाहर जाओ। वहीं पे सीसी और उसकी मॉम कहती हैं कि वोंग जल्दी वापस आना। वहीं पे लॉन्ग हॉचन फिर से उन लोगों से फाइट करने लगता है, जहाँ पे किंग ईस्टर्न पागलों की तरह अपनी डिवाइन पावर को अवेक करता है और टाइटन सोल डिवाइन बॉडी को समन करके लॉन्ग हॉचन के ऊपर अटैक कर देता है। ये देख करके लॉन्ग हॉचन तुरंत ही एंजल डिफेंसिव शील्ड को समन करता है, जिसकी वजह से लॉन्ग हॉचन के पीछे एक एंजल अपीयर होता है और वो अपने विंग से लॉन्ग हॉचन को कवर कर लेता है। तभी वहाँ पे किंग ईस्टर्न लॉन्ग हॉचन के बेहद करीब आकर के कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम अपने ट्राइब वालों को एक बार बचाते हो या फिर अपनी पूरी जिंदगी तक, क्योंकि हम लोग तुम्हारे ट्राइब वालों का पीछा नहीं छोड़ेंगे।
तभी लॉन्ग हॉचन भी अपनी पावर को बढ़ाने लगता है और वहीं पे किंग ईस्टर्न भी। तभी वहाँ पे एक खतरनाक ब्लास्ट होता है और तभी लॉन्ग हॉचन की वहाँ पे आँख खुलती है। वो खुद को एक अलग सी ही जगह पे पाता है जहाँ पे लॉन्ग हॉचन शॉक्ड होकर कहता है कि मैं तो किंग ईस्टर्न से फाइट कर रहा था, अब मैं कहाँ पे आ गया हूँ। तभी वहाँ पे लॉन्ग हॉचन को नेचर के बीस्ट की आवाज़ सुनाई देती है जो कि नाइट एल्फ के कल्टीवेटर का पीछा कर रहे थे। ये देख करके लॉन्ग हॉचन कहता है कि क्या मैं सडन यहाँ पे कैसे आ गया और आखिर कैसे मेरे ट्राइब वाले फिर से खतरे में हैं। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की अपने धनुष बाण से कई सारे नेचर बीस्ट को मारे जा रही होती है और खुद के ट्राइब वालों को बचा रही होती है, मगर तभी कुछ नेचर बीस्ट आकर के उस लड़की के ऊपर अटैक कर देते हैं। क्योंकि वो सारे ही बीस्ट संख्या में ज़्यादा थे, एक ही अटैक में उस लड़की का धनुष गिर जाता है और वो सीधे ही जा कर के ज़मीन पे गिरती है और उसके ऊपर दो बीस्ट बहुत ही तेज़ी से जानलेवा अटैक करने के लिए आते हैं। ये देख करके उस लड़की ने खुद की मौत को स्वीकार कर लिया था और वो अपनी आंखों को ढक लेती है, मगर सडन वहाँ पे एक बंदा आकर के कई सारे स्लैश अटैक लगा करके रख देता है। यह और कोई नहीं लॉन्ग हॉचन होता है और जब वो लड़की अपने सामने किंग वोंग को देखती है उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। तभी लॉन्ग हॉचन ने फ्यू सेकंड में सारे ही नेचर बीस्ट को ख़त्म कर दिया था, जहाँ पे अपने किंग को देख करके सारे ही नाइट एल्फ भागते हुए लॉन्ग हॉचन के पास आकर के कहते हैं कि लॉर्ड आप 5 सालों के बाद हमें दिख रहे हैं। लॉन्ग हॉचन के यहाँ होश उड़ जाते हैं कि क्या मैं तो अभी किंग ईस्टर्न से फाइट कर रहा था और यहाँ पे 5 साल कैसे बीत गए। और तभी लॉन्ग हॉचन कहता है कि आखिर तुम कौन हो। वो लड़की कहती है कि किंग वोंग, मैं सीसी हूँ। तभी लॉन्ग हॉचन कहता है कि क्या सीसी एक छोटी सी बच्ची थी, वो आखिर इतनी बड़ी कैसे हो गई और आखिर कैसे 5 साल बीत गए हैं किंग ईस्टर्न से फाइट करते हुए, आखिर ये कैसा टेस्ट है और यहाँ पे चल क्या रहा है। लॉन्ग हॉचन यहाँ पे पूरी ही तरीके से अब कंफ्यूज हो चुका था, उसे यहाँ की सिचुएशन समझ में ही नहीं आ रही होती है। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।